Welcome to the lecture 10 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we studied shared data software architecture that is based on the concept of data store and software components. Data store is able to store data file, database, or data warehouse in a centralized manner, whereas the software components interact with the data store to access the data and perform certain tasks. In this category, repository architecture style was discussed. I hope the concepts are clear to all of you. In today's lecture, we will study another architecture style of the same category. This architecture style is known as Blackboard architecture. First of all, we will cover the intention to build Blackboard architecture here. As you can see in your slide, it was developed in 1970s. और ये क्यों डेवलप किया गया था? ये स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया गया था. स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशन किसी भी इनपुट स्पीच को रिकग्नाइज करने के बाद इस पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकती हैं. इसकी एक एग्जांपल उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है. लेट्स से मैंने सिस्टम को उर्दू में एक इनपुट स्पीच प्रोवाइड की. सिस्टम ने इस स्पीच को रिकग्नाइज किया और मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिटर्न कर दिया. स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशन के अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ करती हैं, जिसकी एक एग्जांपल इमेज पैटर्न रिकग्निशन है. इमेज पैटर्न रिकग्निशन में किन सिनेरियोज पे ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर अप्लाई हो सकता है? फेस डिटेक्शन पर या फिर इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनालिसिस पर. ये दोनों एग्जांपल्स इमेज पैटर्न रिकग्निशन के अंडर आएंगी. ठीक है. इसके अलावा वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं. किस तरह? हम सबको आइडिया है कि वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम के थ्रू हमें वेदर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस दिन बारिश होगी, कितने मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्टेड है, किन एरियाज़ में ड्राउट है. तो इस तरह की तमाम एप्लीकेशंस हम ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ करते हुए डेवलप कर सकते हैं. इट वॉज अ ब्रीफ आइडिया ऑफ एप्लीकेशंस यूजिंग ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर. So here is the introduction of Blackboard architecture. ब्लैकबोर्ड का आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये क्वेश्चन आप सबके जहन में आ रहा होगा. ब्लैकबोर्ड का लफ्ज़ आप सब फेमिलियर हैं इस वर्ड से. So the answer is the idea of Blackboard architecture comes from the classroom teaching and learning, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है और एक ब्लैकबोर्ड मौजूद है. What happens in Blackboard architecture is teacher and students play the role of agents to contribute to the problem solving. होता क्या है कि आपका जो ब्लैकबोर्ड है वो एक प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन भी लिख सकता है, सॉल्यूशंस भी उस पर लिखे जा सकते हैं, कुछ सजेशंस भी प्रोवाइड की जा सकती हैं थ्रू ब्लैकबोर्ड. तो ब्लैकबोर्ड यहाँ पर एक सेंट्रल डाटा स्टोर के तौर पर एक्ट कर रहा है. आपने कोई भी प्रॉब्लम जब ब्लैकबोर्ड पर लिखी है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? टीचर्स और स्टूडेंट्स एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं जो कि एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे. इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट्स से मैंने ब्लैकबोर्ड को यूज़ करते हुए अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन लिखा है जो कि एक प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर रहा है. अब जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में मौजूद हैं वो तमाम स्टूडेंट्स एजेंट्स के तौर पर एक्ट करेंगे जो कि अलजेब्रा की फील्ड में एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए वो इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करेंगे.
दे कैन वर्क इन पैरेलल एंड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर दो बातें हैं जो कि समझने की हैं। एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, लेट्स से 40 और 50 स्टूडेंट्स हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में पैरेलल काम करेंगे और कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करेगा जब वो प्रॉब्लम को रीड कर रहा होगा या वो सॉल्यूशन फाइंड करेगा। ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर जो आपको आपकी स्लाइड पे नज़र आ रहा है, दैट इज इट इज़ डाटा डायरेक्टेड एंड पार्शली डाटा ड्रिवन आर्किटेक्चर। डाटा डायरेक्टेड का मतलब ये है कि जितने भी एजेंट्स ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में मौजूद हैं वो तमाम ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हुए डाटा को रीड करेंगे या उस पर डाटा राइट कर सकते हैं। सो डाटा डायरेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आपका डाटा इन और आउट हो रहा है, ठीक है, वो रीड भी हो रहा है, वो राइट भी हो रहा है यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड एजेंट्स। और डाटा ड्रिवन का मतलब ये है कि डाटा जिस नेचर का होगा वो ये डिसाइड करेगी कि आपने किस तरह उसको स्पेसिफाई करना है, किस तरह उसे स्टोर करना है और इसको प्रोसेस करने के लिए किस तरह के टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। एक और फीचर ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर का, जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे तो इसकी दो पार्टीशंस बनेंगी। अगर आपको याद हो तो शेयर्ड आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस किया था और बल्कि मैंने आपको रीकैप में भी बताया कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज़ डाटा स्टोर एंड सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। बिल्कुल इसी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर पर भी मैप करेंगे। ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर जो पहला कंपोनेंट है वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। और डाटा किस तरह का डाटा मौजूद है? डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस एंड फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब तो ये हुआ कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ब्राइट डे, ये एक फैक्ट है। और हाइपोथेसिस क्या होगा कि आपने किसी भी फिनोमिना के लिए कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर एक्ट कर सकती है। अब मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट होगा इट्स अ ब्राइट डे, तो हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट किस तरह का बिल्ड हो सकता है? इट्स ब्राइट आउटसाइड बिकॉज सन इज प्रोबेबली आउट। तो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर आपके फैक्ट्स को भी स्टोर कर सकता है जो आपकी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस होंगी, और इसके अलावा ये हाइपोथेसिस को भी स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। दूसरी पार्टीशन है नॉलेज सोर्स। शेयर्ड आर्किटेक्चर में हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में हम इसे नॉलेज सोर्स कह रहे हैं। नॉलेज सोर्स डाटा को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के डाटा को स्टोर कर रहे हैं? वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हर नॉलेज सोर्स एक्सपर्टीज रखता है या वो एक्सपर्ट होगा एक पर्टिकुलर डोमेन में, उसकी नॉलेज उसके पास है। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, C++ है, जावा है, पाइथन है। हर स्टूडेंट किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है। तो C++ एक नॉलेज सोर्स है। C++ का जो स्टूडेंट है वो एक नॉलेज सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, जावा का स्टूडेंट एक और नॉलेज सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, और इफ़ सम स्टूडेंट इज़ एक्सपर्ट इन पाइथन तो वो स्टूडेंट पाइथन के नॉलेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। There also may be a third partition called controller. आपको याद होगा जब हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर का आर्किटेक्चर स्टाइल या डिज़ाइन पैटर्न स्टडी किया था तो हमने वहाँ डिस्कस किया था मॉडल और व्यू को कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर पे अप्लाई हो रहा है। कुछ सिनेरियोज में ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ
ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी पॉसिबल है कि नॉलेज सोर्स और ब्लैक बोर्ड को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेजर पार्टीशंस ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स हैं, और कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने उसे मेजर पार्टीशन का पार्ट नहीं बनाया। ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हमें किसी टेक्निक की या किसी अप्रोच की ज़रूरत है। ठीक है, सो it's time to study the connections between Blackboard and knowledge source. As you can see on your slide that the connection between Blackboard system and knowledge sources are basically implicit invocation. आपको याद हो, हमने शेयर्ड आर्किटेक्चर के स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास कनेक्शन दो तरह से बिल्ड किए जा सकते हैं, या वो इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन होगा या वो एक्सप्लिसिट मेथड इन्वोकेशन होगा। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं किसी भी मेथड को इन्वोक करने के लिए, और इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन का मतलब ये है कि ये किसी इवेंट पर या किसी टाइमर पर बेस कर रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन में होगा क्या। लेट्स से मैंने 2 साल पहले अपनी फ्रेंड का बर्थडे कैलेंडर में सेव किया। लेट्स से जो बर्थडे डेट मैंने सेव की वो है 10 दिसंबर। अब जैसे ही 10 दिसंबर आएगी तो मुझे मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि लास्ट ईयर आपने बर्थडे विश किया था, क्या आप अब बर्थडे विश करना चाहती हैं या आप बर्थडे विश करें अपनी फ्रेंड को। तो वो तमाम मेथड्स जो कि किसी इवेंट की बेस पे या किसी टाइम की बेस पर ट्रिगर हो रहे हैं या इन्वोक हो रहे हैं, उन्हें हम इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशंस कहते हैं, और यही इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इम्प्लिसिट मेथड्स को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए। तो इसका जवाब आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिश सब्सक्राइब मोड। पब्लिश सब्सक्राइब मोड का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पब्लिश सब्सक्राइब भी दो कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा है। एक कंपोनेंट है पब्लिशर का, जिसका काम है डाटा को पब्लिश करना या ब्रॉडकास्ट करना, और दूसरे एंड पे हमारे पास सब्सक्राइब का कंपोनेंट है, जहाँ पर वो तमाम एजेंट्स मौजूद होंगे जो कि डाटा को सब्सक्राइब करेंगे। अब जिस सब्सक्राइबर ने डाटा को सब्सक्राइब किया होगा, पब्लिश डाटा सिर्फ उसी को मिलेगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि एक सब्सक्राइबर अगर सिस्टम को सब्सक्राइब किया है उसने, तभी उसे पब्लिश डाटा मिलेगा, अदरवाइज उसे सब्सक्राइब किए बगैर सिस्टम का डाटा जो उसने पब्लिश किया है वो नहीं मिलेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इसकी एक एग्जाम्पल न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके पास न्यूज़ अवेलेबल होती हैं। न्यूज़पेपर एक पब्लिशर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसने डाटा को पब्लिश किया है। सब्सक्राइबर कौन है? वो तमाम लोग जो डाटा को न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हैं, जिन्होंने उसे परचेज़ किया है, उस इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं और उसे प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सोशल मीडिया से एक एग्जांपल दूं पब्लिश सब्सक्राइबर की, तो यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन आता है, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब की ऑप्शन आती है। जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तब उस चैनल पर कोई डाटा पब्लिश होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, पब्लिशर का काम डाटा को पब्लिश करना है और सब्सक्राइबर का काम है उस पब्लिश डाटा को एक्सेस करना थ्रू सब्सक्रिप्शन। हमने ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर के तमाम कॉन्सेप्ट्स थ्योरेटिकली स्टडी किए हैं। एक ब्लैक बोर्ड क्या है,
नॉलेज सोर्स क्या है या कंट्रोलर क्या है। अब वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी स्लाइड पर एक ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड का काम है डाटा को स्टोर करना। एजेंट्स या नॉलेज सोर्सेज का काम है किसी भी डोमेन स्पेसिफिक डाटा को स्टोर करना। एजेंट्स और नॉलेज सोर्स दोनों वर्ड्स सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 एजेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये 3 नॉलेज सोर्स भी हो सकते हैं। एजेंट और ब्लैक बोर्ड के दरमियान आपको 2 तरह के एरोज नज़र आ रहे हैं, एक सॉलिड लाइन में और एक एरो है आपका डैश लाइन में। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगी कि दोनों का मतलब क्या है। जो सॉलिड लाइन है इसका मतलब ये है कि एजेंट 1 ब्लैक बोर्ड से डाटा को रीड भी कर सकता है और इस डाटा को राइट भी कर सकता है, ठीक है। और जहाँ पर डैश लाइन है, डैश लाइन का मतलब ये है कि अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई डाटा अपडेट हुआ है तो वो अपडेट एजेंट को प्रोवाइड की जाती है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, तुम भी अपने पास ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लो। जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी एजेंट उसे अपडेट कर लेगा। आई होप इसकी वर्किंग आपको अभी तक क्लियर हो रही है। मज़ीद हम आगे कुछ एक वेरिएशन पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर की, डैट इज़ रूल बेस्ड ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर। उससे आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। So you can see on your slide the rule-based blackboard architecture. It's a UML class diagram of rule-based blackboard architecture. आप देख रहे हो 3 क्लासेस बनी हैं, ब्लैकबोर्ड की, नॉलेज सोर्स की और कंट्रोल की। ब्लैकबोर्ड की क्लास में कुछ फैक्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। और ब्लैकबोर्ड कौन सी 2 फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, वो इन फैक्ट्स को या हाइपोथेसिस भी इसमें मौजूद हो सकते हैं, वो इनको इंस्पेक्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है, ठीक है। चूँकि वो एक सेंट्रल डाटा स्टोर के तौर पर एक्ट कर रहा है तो उसका काम इंफॉर्मेशन को अपडेट करना भी है। ब्लैक बोर्ड पे जितने भी फैक्ट्स या हाइपोथेसिस मौजूद हैं, नॉलेज सोर्स का काम है कि उनके अगेंस्ट कुछ सेट ऑफ रूल्स को डेवलप करना। उन सेट ऑफ रूल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। और डेवलप करने के बाद उस पर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है या कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स यहाँ से आएंगे और रूल्स इम्प्लीमेंट यहाँ पर होंगे जिनकी बेसिस पे कोई डिसीजन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। नॉलेज सोर्सेज का काम क्या है कि मैच करना और अपडेट करना। 2 फंक्शंस यहाँ भी परफॉर्म हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड हमारे पास एक सिस्टम के अगेंस्ट एक ही मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन नॉलेज सोर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी हर नॉलेज सोर्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, अपने एरिया में या अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसके पास कुछ रूल्स मौजूद होंगे, ठीक है, जिसकी बेस पर वो डिसीजन को लेगा। देन कम्स द कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास ब्लैक बोर्ड का भी एक्सेस है, नॉलेज सोर्स का एक्सेस भी है और अपनी फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। इसका काम है कि ब्लैक बोर्ड और नॉलेज सोर्स को कोऑर्डिनेट करना या एग्जीक्यूट करवाना। अब हम स्टडी करते हैं कि रूल बेस्ड ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में की एक्सप्लेनेशन क्या है। सो बाय लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जाम्पल, every knowledge source helps to solve problem in its expert area। जैसे मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल दी थी कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, C++, C#, .NET, पाइथन। तो हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल नॉलेज सोर्स हो सकते हैं जो कि उस ब्लैक बोर्ड पे जो प्रॉब्लम लिखी है उस हवाले से एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। C++ का नॉलेज सोर्स उस प्रॉब्लम के लिए एक कोड प्रोवाइड करेगा, पाइथन का नॉलेज सोर्स सेम प्रॉब्लम के लिए पाइथन का कोड प्रोवाइड कर सकता है।
Knowledge can be stored in different knowledge representation formats depending on the reasoning strategy. ये ज़रूरी नहीं कि नॉलेज सोर्स में जितने भी नॉलेज सोर्स हमारे पास मौजूद हैं उन सब पर एक ही फॉर्मेट में डाटा स्टोर हो। नॉलेज सोर्सेज में डिफरेंट फॉर्मेट्स पर डाटा स्टोर हो सकता है। Then another point is knowledge source store all the rules and provide activation mechanism for the blackboard. जिस तरह ब्लैक बोर्ड का काम है कि वो फैक्ट्स को या हाइपोथेसिस को स्टोर करेगा, उसी तरह नॉलेज सोर्स का काम है कि वो रूल्स को स्टोर करेगा और उन रूल्स की बेस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। Here you can see an example of blackboard architecture. एक ट्रैवल काउंसलिंग सिस्टम है जो कि ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर की मदद से डेवलप किया गया है। इसकी एक डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। क्लाइंट सबसे पहले कंट्रोलर से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। कंट्रोलर के पास एक ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम है जो कि ब्लैकबोर्ड के तौर पर एक्ट कर रहा है और इस ब्लैकबोर्ड के साथ आपको 5 एजेंट्स नज़र आ रहे हैं। पहला एजेंट है अट्रैक्शन एजेंट। लेट्स से आपने यूएसए विजिट करना है, ठीक है। तो अट्रैक्शन एजेंट का काम है कि वहाँ पर जितने भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन अपने पास ये स्टोर करेगा। एयर एजेंट का क्या काम है कि वीज़ा से रिलेटेड या फिर आपकी ट्रैवल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है एयर एजेंट के पास वो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपको ये बता सकता है कि पीआईए आपको कितने ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ़र कर रहा है, या और कोई एयरलाइन है ये आपको कितने एयरलाइन ट्रैवल जो हैं उसके एक्सपेंसेस ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें वीज़ा से रिलेटेड या फिर ट्रैवल से रिलेटेड चाहिए होगी ये हमें एयर एजेंट प्रोवाइड करेगा। देन कम्स होटल एजेंट। होटल एजेंट का काम है कि आपको स्टे करने के लिए होटल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लेट्स से उनका नाम, उनके एक्सपेंसेस, सब उनके एरियाज़, वो किस लोकेशन पर अवेलेबल हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको होटल एजेंट के थ्रू मिलेगी। ऑटो एजेंट का काम है कि आपको जब आप वहाँ पर मौजूद होंगे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो आपकी लोकेशन से आप एक पॉइंट पर गए हैं, लेट्स से आप किसी अट्रैक्शन पॉइंट पर घूमने के लिए गए हो, वहाँ से जब आपने वापस अपने होटल की तरफ आना है तो ऑटो एजेंट आपको टैक्सी का फेयर या फिर जितनी भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको ऑटो एजेंट के थ्रू मिल सकती है। देन कम्स द बिलिंग एजेंट। बिलिंग एजेंट जब क्लाइंट कंफर्म कर लेगा अपना टूर, तो बिलिंग एजेंट का काम है कि वो उस काउंसलिंग सिस्टम के अगेंस्ट जितनी भी उसकी पेमेंट हो रही है वो पेमेंट वो क्लाइंट को जनरेट करेगा। यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें पब्लिश सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट, तो आप देख सकते हो कि जो आपका बिलिंग एजेंट है जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाएगा क्लाइंट का टूर, तब तक वो सब्सक्राइब नहीं होगा, ठीक है। यानी यूएसए से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एजेंट्स पर पब्लिश हुई है, ठीक है, और उसे एक क्लाइंट सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ अपने जो किसी भी कंट्री का नेम ऐड करेगा और उस नेम के अगेंस्ट वो अट्रैक्शन एजेंट की से डाटा को ले सकता है, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन बिलिंग एजेंट एक ऐसा कंपोनेंट है कि जब तक वो कंफर्मेशन की उसे इनपुट नहीं मिलती तब तक वो अपना डाटा सब्सक्राइब नहीं करेगा। फाइन। तो यहाँ पर आप ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर के 3 मेन कंपोनेंट्स देख सकते हैं। ट्रैवल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक ब्लैकबोर्ड के तौर पर एक्ट कर रहा है जहाँ वो यूज़र से इनपुट ले रहा है। दिस इनपुट कैन बी यूएसए,
दिस इनपुट कैन बी सऊदी अरब, दिस इनपुट कैन बी दुबई या यूएई, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट से एज अ इनपुट के तौर पर ले रहा है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट ये जितने भी एजेंट्स हैं ये अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, नॉलेज सोर्सेज हैं। ये ब्लैक बोर्ड को आप ये एरोस देख रहे हो, इसके थ्रू वो डाटा को रीड कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक एरो डाटा रीड कर रहा है, दूसरा एरो डाटा को राइट कर रहा है। एक डेटाबेस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, डेटाबेस का काम है कि उस इंफॉर्मेशन को ब्लैक बोर्ड के साथ लिंक करते हुए स्टोर करना, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। So it's time to see the applicable domains of Blackboard architecture. Blackboard architecture किन किन domains के लिए suitable है? सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, it is suitable for open-ended and complex problems such as AI problems. क्यों? क्योंकि ये सेंट्रली डाटा को स्टोर भी कर रहा है। अगर कोई ओपन एंडेड या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने डाटा को एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर कर दिया है। और आपके जो नॉलेज सोर्सेज हैं वो बेसिकली डाटा को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉलेज सोर्स का काम डाटा को सिंप्लीफाई करना है। एक और डोमेन जहाँ पर ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर है वो मॉडल हो सकता है, दैट इज व्हेन योर प्रॉब्लम स्पैन मल्टीपल डोमेन्स। कि आपकी एक प्रॉब्लम एक सर्टेन डोमेन को फोकस नहीं कर रही, बल्कि आपकी प्रॉब्लम कंसिस्ट कर रही है एक से ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। जिस तरह हमने ट्रेवल काउंसलिंग सिस्टम में देखा कि एक होटल एजेंट है, एक हमारे पास एयर एजेंट है, ऑटो एजेंट है, बिलिंग्स एजेंट है। तो जब आपकी प्रॉब्लम कुछ सब प्रॉब्लम कंसिस्ट हुई है, वहाँ पर आपको ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ करना फीजिबल है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों हम ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं? सबसे पहला बेनिफिट स्केलेबिलिटी। हमने जब रूल बेस्ड ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल को यूएमएल क्लास डायग्राम को देखा तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा था कि हम एक से ज़्यादा नॉलेज सोर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नॉलेज सोर्स चूँकि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, इसलिए मल्टीपल नॉलेज सोर्स को ऐड करना और अपडेट करना किसी भी सिस्टम में आसान है। आपका सिस्टम स्केलेबल है। द सेकेंड बेनिफिट इज कंकरेंसी। आपके तमाम नॉलेज सोर्स पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी भी दूसरे सिस्टम की इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहे कि एक नॉलेज सोर्स की इनपुट दूसरे नॉलेज सोर्स को मिलेगी तब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। नॉलेज सोर्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और वो पैरेलल अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर नॉलेज सोर्स। द थर्ड बेनिफिट इज रीयूजेबिलिटी। जब आपका नॉलेज सोर्स किसी दूसरे नॉलेज सोर्स पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो वो रीयूजेबल है, उसे आप किसी भी दूसरे सिस्टम में रीयूज कर सकते हैं। जिस तरह हर आर्किटेक्चर स्टाइल की हमने कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशन डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसी तरह ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर की भी लिमिटेशंस हैं। जिसमें पहले आपको एक लिमिटेशन नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, ड्यू टू क्लोज डिपेंडेंसी बिटवीन द ब्लैकबोर्ड एंड नॉलेज सोर्स द स्ट्रक्चर चेंज ऑफ ब्लैकबोर्ड में हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ इट्स एजेंट्स। आपको याद हो हमने रिपोजिटरी में देखा था कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है आपकी रिपोजिटरी। अगर रिपोजिटरी फेल हो जाए या काम नहीं कर रही तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो उनका कोई यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह आपका ब्लैक बोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पे तमाम नॉलेज सोर्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपका ब्लैक बोर्ड ड्यू टू सम रीज़न काम नहीं कर रहा
तो तमाम नॉलेज सोर्स या जितने भी एजेंट्स मौजूद हैं उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। एक और लिमिटेशन है इस ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर की, दैट इज़ डिबगिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सिस्टम इज़ अ चैलेंज। होता क्या है कि हर नॉलेज सोर्स ब्लैक बोर्ड से इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। जब एक नॉलेज सोर्स अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा तो हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड में दोबारा से कोई चेंज आ जाए, तो आपका जो सिस्टम है इसको बेसिकली डीबग करना और टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है जब वो बार बार अपडेट हो रहा है। ठीक है, जब एक ब्लैक बोर्ड से अपडेटेड इंफॉर्मेशन मोटिव एजेंट्स को पास हो रही है, ठीक है, मोटिव एजेंट्स भी खुद को अपडेट करने में लगे हैं। आपको ट्रैवल काउंसलिंग की एग्जांपल में मैं दोबारा लेके जाऊंगी। लेट्स से यूज़र को होटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट की और यूएसए के लिए, और कुछ देर बाद वो किसी और कंट्री के लिए सेम इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहता है। तो फ्लो आपका फ्रॉम कंट्रोलर टू ब्लैक बोर्ड टू एजेंट ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं उनको ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर में डीबग और टेस्ट करना एक चैलेंज बन जाता है। So in this lecture we have covered another architecture style of shared data architecture, that is blackboard architecture. That's all for today. Thank you for listening, class.